कई बार हम किताब पढ़ते पढ़ते बस नोट्स बना लेते हैं, लेकिन कभी गहराई से नहीं सोचते कि ये आइडियाज हमारी अपनी जिंदगी, हमारे खुद के काम, हमारे छोटे छोटे ड्रीम्स पर कैसे अप्लाई हो सकते हैं। इस पूरे पहले हिस्से में हम उसी शुरुआत की जड़ तक जाएंगे, जहां एक सिंपल आइडिया, एक हाफ क्लियर विजन और बहुत सारी अनसर्टेनिटी मिलकर एक असली स्टार्टअप का जन्म करती है। ये पार्ट आपको ये समझाएगा कि स्टार्टअप सिर्फ कंपनी नहीं होता, वो एक सोच है, एक इंसानी संस्था है जो बेहद अनक्लियर माहौल में कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करती है। पार्ट 1 में आप देखोगे कि अनिश्चितता से भागने के बजाय उसे कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे हम परफेक्ट प्लान छोड़कर छोटे छोटे कदमों से सीखना शुरू करते हैं, कैसे हम अपने आइडियाज को सिर्फ प्यार नहीं करते बल्कि उन्हें टेस्ट भी करते हैं। यही आप समझोगे कि स्टार्टअप का असली काम प्रोडक्ट बनाना नहीं, सीखना है। सीखना कि क्या काम करता है, क्या नहीं, और किस दिशा में आगे बढ़ना सच में मीनिंगफुल है। तो इस पहले भाग में हम स्टार्ट, डिफाइन, लर्न और एक्सपेरिमेंट के सफर से गुजरेंगे। देखेंगे कि शुरुआत में धुंध कैसी होती है, स्टार्टअप की असली पहचान क्या होती है, सीख को प्रोग्रेस में कैसे बदलते हैं और हर आइडिया को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह कैसे टेस्ट किया जाता है। और हां, अगर आप ऐसे ही सिनेमैटिक, रिसर्च बेस्ड और डीपली एक्सप्लेन्ड आइडियाज बार बार सुनना चाहते हो तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब जो शुरू हो रहा है वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, एक नया सोचने का तरीका है। चैप्टर 1, स्टार्ट, अनिश्चितता में पहला कदम। कभी कभी शुरुआत वही होती है जहां सबसे ज्यादा धुंध होती है, न साफ रास्ता दिखता है, न मंजिल की पूरी तस्वीर, फिर भी दिल के किसी कोने में एक हल्की सी चमक होती है जो कहती है, चलो शुरू करो, देखेंगे क्या होता है। यही पल किसी भी स्टार्टअप की असली जन्मभूमि होता है। एरिक रियस भी ठीक इसी धुंध में खड़े थे। उनके पास एक विजन था, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो दुनिया को बदल सके। लेकिन विजन जितना साफ था, आगे का रास्ता उतना ही अस्पष्ट। और यही डिलेमा हर नए क्रिएटर, हर फाउंडर, हर मेकर का होता है। हम देखना बहुत चाहते हैं, पर शुरुआत में कोई भी चीज साफ नहीं दिखती। लीन स्टार्टअप हमें यही सबसे मौलिक सत्य बताती है। किसी भी स्टार्टअप की शुरुआत सर्टेनिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी से होती है, और अनसर्टेनिटी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सिर्फ संभाला जा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि स्टार्टअप का मतलब है परफेक्ट आइडिया, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट प्रोडक्ट। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट शुरुआत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जो होता है वो सिर्फ एक छोटा सा कदम, एक ऐसा कदम जो आधा डर, आधा हिम्मत और पूरा क्यूरियोसिटी से भरा होता है। एरिक रियस कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप का असली काम प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि सीखना होता है। क्योंकि अगर आपकी सीख सही दिशा में नहीं जा रही, तो आपका प्रोडक्ट कितना भी शानदार क्यों न हो, वो बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाएगा। यही वजह है कि स्टार्टअप की शुरुआत में प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा कोड लिखना या ज्यादा फीचर्स जोड़ना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आप कुछ मीनिंगफुल सीख रहे हैं या बस व्यस्तता में खो रहे हैं। वो लर्निंग जो आपके विजन को रियलिटी के करीब लाती है, वही असली प्रगति है। एरिक बताते हैं कि हम अक्सर अपनी मेहनत को आउटपुट से मापते हैं, कितना बना लिया, कितना डिलीवर कर दिया, कितना काम कर लिया। लेकिन स्टार्टअप में ये सोच पूरी तरह उल्टी हो जाती है। यहां असली सवाल होता है, क्या हमने कुछ ऐसा सीखा है जो हमें आगे सही दिशा में ले जाएगा? अगर नहीं, तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, वो व्यर्थ है। यही बात लीन स्टार्टअप मॉडल को इतना अलग बनाती है। ये हमें सिखाता है कि शुरुआती दिनों में गति नहीं, दिशा महत्वपूर्ण होती है। अगर दिशा सही हो तो धीमी चाल भी आपको मंजिल तक ले जाती है, और अगर दिशा गलत हो तो तेज दौड़ना भी आपको भटका सकता है। यहां से लीन स्टार्टअप एक और गहरी बात कहती है, विजन स्थिर होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है।
और स्ट्रैटेजी बदलती कैसे है? सीख से। हर बार जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं, एक छोटा फीचर, एक छोटा टेस्ट, एक छोटा एक्सपेरिमेंट, आप अपने विजन को रियल वर्ल्ड के करीब लाते हैं। इसलिए शुरुआत में आपको बड़े प्लान्स की जरूरत नहीं होती। आपको एक ऐसे स्टीयरिंग व्हील की जरूरत होती है जो हर टर्न के बाद डायरेक्शन को एडजस्ट कर सके। लीन स्टार्टअप इस स्टीयरिंग व्हील को एक नाम देता है, बिल्ड मेजर लर्न, यानी बनाओ, मापो और सीखो। शुरुआत का असली खेल यही है, छोटा बनाओ, जल्दी देखो और तुरंत सीखो। क्योंकि अनसर्टेनिटी को हराने का केवल एक तरीका है, उसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स में बदल देना। सच कहें तो स्टार्टअप कुछ और नहीं, एक लगातार चलने वाला एक्सपेरिमेंट है, जहां हर रिजल्ट आपको यह सिखाता है कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, अनिश्चितता दुश्मन नहीं, शिक्षक है। अगर आप उससे सीखना शुरू कर दें तो आप गलत दिशा में जाने से बच सकते हैं। हर स्टार्टअप की शुरुआत इसी साहस से होती है, एक ऐसा साहस जो कहता है, मुझे सब कुछ पता नहीं, पर मैं इतना जरूर जानना चाहता हूं कि आगे क्या सच में काम करेगा। और यही क्यूरियोसिटी, यही लर्निंग स्टार्टअप को सिर्फ आइडिया से उठाकर एक वास्तविकता बनाती है। चैप्टर 2, डिफाइन। असली स्टार्टअप क्या होता है? कभी कभी हम ये सोचकर किसी सफर पर निकल पड़ते हैं कि हम समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन असल मायने तभी खुलते हैं जब रास्ता हमें सवालों से भर देता है। स्टार्टअप की दुनिया में भी यही होता है। हम अक्सर स्टार्टअप शब्द को बहुत हल्के में बोल देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि एक असली स्टार्टअप होता क्या है। एरिक रियस इस अध्याय की शुरुआत उसी भ्रम को साफ करते हुए करते हैं। वो बताते हैं कि स्टार्टअप किसी ऐप, किसी छोटे ऑफिस, किसी फंडिंग राउंड का नाम नहीं है। स्टार्टअप एक इंसानी संस्था है, एक ऐसा ग्रुप जो अनिश्चितता के बीच कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। ये नया प्रोडक्ट हो सकता है, एक नई सेवा हो सकती है, या फिर एक नया तरीका जिससे लोग किसी समस्या को हल करें। यहां अनसर्टेनिटी शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर रास्ता साफ हो, मार्केट प्रेडिक्टेबल हो और डिमांड पहले से मौजूद हो, तो वो स्टार्टअप नहीं, एक सामान्य बिजनेस है। स्टार्टअप वही शुरू होता है जहां सवाल ज्यादा होते हैं और जवाब बहुत कम। ये बात समझना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि स्टार्टअप के सारे नियम, सारी स्ट्रैटेजीज इसी अनसर्टेनिटी से निकलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि स्टार्टअप वही प्रोसेस फॉलो करता है जो एक बड़ी कंपनी करती है, तो शुरुआत ही गलत हो जाएगी, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड कंपनीज सर्टेनिटी में काम करती है और स्टार्टअप्स अनसर्टेनिटी में। दोनों की दुनिया अलग है, उनके तरीके अलग हैं और उनकी जरूरतें भी अलग। एरिक रियस यहां एक और दिलचस्प बात कहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ छोटे ऑफिस वाले फाउंडर्स नहीं होते, एंटरप्रेन्योर्स हर जगह है। किसी बड़ी कंपनी के अंदर वो मैनेजर भी एंटरप्रेन्योर है जो एक नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में कंपनी को भी पता नहीं कि वो चलेगा या नहीं। ऐसे लोगों को वो एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, लेकिन असल में उनकी भूमिका वही होती है, अनिश्चितता में निर्माण करना। इसलिए स्टार्टअप सिर्फ साइज से डिफाइन नहीं होता, बल्कि माइंडसेट से डिफाइन होता है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां आपको ये नहीं पता कि आपके नेक्स्ट स्टेप का आउटकम क्या होगा, तो आप एक तरह से स्टार्टअप ही चला रहे हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आता है, इंटुइट स्नैपटैग्स का। एक बड़ी कंपनी के अंदर बना ये छोटा सा प्रोडक्ट कई बार अपने ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम से लड़ता रहा, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस स्थिरता में विश्वास रखते हैं और स्टार्टअप को जरूरत होती है फ्लेक्सिबिलिटी की। आखिरकार इंटुइट ने महसूस किया कि अगर वे स्नैपटैग्स को अपने बड़े ढांचे में जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करेंगे तो ये आइडिया मर जाएगा। उन्हें प्रोसेस को बदलना पड़ा, टीम को अधिक फ्रीडम देना पड़ी और असली स्टार्टअप संस्कृति अपनानी पड़ी। ये कहानी इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख देती है कि स्टार्टअप को एक अलग तरह के एनवायरनमेंट की जरूरत होती है,
ऐसा एनवायरनमेंट जो रिस्क को अनुमति दे, जिज्ञासा को बढ़ावा दे और नए विचारों को टेस्ट करने की आजादी दे। और शायद यही वजह है कि बड़ी कंपनियां अक्सर नए आइडियाज को जन्म तो देती हैं, लेकिन उन्हें पाल नहीं पाती, क्योंकि उनकी प्रणाली सर्टेनिटी की बनी होती है और स्टार्टअप अनसर्टेनिटी की। इस पूरे चैप्टर का मुख्य सार यही है कि स्टार्टअप कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो एक मानसिक अवस्था है, एक ऐसा कमिटमेंट जिसमें आप ये मानते हैं कि आपको सब कुछ पता नहीं, लेकिन सीखने के लिए तैयार है। और यही ओपननेस, यही ह्यूमिलिटी स्टार्टअप को आगे बढ़ाती है, क्योंकि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे पता नहीं लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो आप उन लोगों से आगे निकलने लगते हैं जो ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता है। अनिश्चितता डराती भी है और सिखाती भी। उससे बचने का रास्ता नहीं है, उसे समझने और अपनाने का साहस ही स्टार्टअप को उसका असली कैरेक्टर देता है। चैप्टर 3 लर्न, सीख ही असली प्रगति है। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग छोटे छोटे कदम लेते हैं, कम बनाते हैं पर तेजी से सीखते हैं, और धीरे धीरे वही लोग सबको पीछे छोड़ देते हैं। स्टार्टअप की दुनिया में यही अंतर सिर्फ स्किल या टैलेंट का नहीं होता, ये अंतर लर्निंग की क्वालिटी से आता है। यही बात एरिक रियस इस चैप्टर में बहुत शांत लेकिन गहरी क्लैरिटी के साथ सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि हम अक्सर काम को ज्यादा आउटपुट से मापते हैं, जैसे कितने नए फीचर्स जोड़ दिए, कितना कोड लिख दिया, कितने इश्यूज फिक्स कर दिए। लेकिन स्टार्टअप में ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। यहां आउटपुट की कीमत नहीं, सीख की कीमत होती है। इस बात को समझाने के लिए एरिक अपनी इम्बू स्टार्टअप जर्नी की एक कहानी साझा करते हैं। उन्होंने महीनों तक एक बड़ा, कॉम्प्लेक्स, टेक्निकली परफेक्ट प्रोडक्ट बनाया, हर फीचर पॉलिश्ड, हर बटन क्लीन। और जब प्रोडक्ट लॉन्च किया, लगभग किसी ने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत पेनफुल था, लेकिन इसी पेन में एक सच्चाई छिपी थी कि महीनों की मेहनत के बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि लोग क्या चाहते हैं। एक तरफ मेहनत का बंधा हुआ पहाड़ था और दूसरी तरफ ग्राहक की एक भी जेन्युइन प्रतिक्रिया नहीं। उन्होंने परफेक्ट बनाने में इतना समय लगा दिया कि वे ये सीख ही नहीं पाए कि प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं। उसी समय एक छोटी सी बात ने पूरा फ्लो बदल दिया। उन्होंने एक छोटा, थोड़ा अधूरा प्रोटोटाइप लोगों को दिखाया। लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, क्या अच्छा है, क्या बेकार है, क्या बदलना चाहिए। और पहली बार उन्हें ऐसा लगा जैसे प्रोडक्ट ने बोलना शुरू कर दिया हो। यहीं से उन्हें समझ आया कि स्टार्टअप में परफेक्ट बनाना प्रोग्रेस नहीं है, सही सीखना प्रोग्रेस है। और इसी सिद्धांत से जन्म लिया वैलिडेटेड लर्निंग ने, मतलब सीख वही मानी जाएगी जिसे डेटा, बिहेवियर और रियल कस्टमर्स की प्रतिक्रिया साबित करती है। ये लर्निंग सिर्फ अजम्पशंस को चैलेंज नहीं करती, ये उन्हें जमीन पर उतारकर टेस्ट करती है। इम्बू के समय एरिक ने एक और साहसी टेस्ट किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट का एक बहुत ही रफ पहला वर्जन, जो आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ऑलमोस्ट अनएक्सेप्टेबल लगता, सीधे लोगों के सामने रख दिया। लोगों ने कहा, यह फीचर समझ नहीं आया, ये बटन अच्छी जगह नहीं, ये काम तो करना चाहिए था। पहली नजर में ये सब क्रिटिसिज्म था, लेकिन असल में यही उनकी सबसे बड़ी सीख थी, क्योंकि हर फीडबैक, हर कंप्लेंट उनके अगले वर्जन का रास्ता साफ कर रही थी। लीन स्टार्टअप यही कहता है, सही चीज को जल्दी सीखना गलत चीज को परफेक्ट बनाने से कई गुना ज्यादा वैल्यूबल है। एक छोटी सी कहानी यहां बहुत खूबसूरती से फिट होती है। एक पॉटरी क्लास का फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था। आधे स्टूडेंट्स से कहा गया, तुम जितनी ज्यादा पॉटरी बनाओगे तुम्हें उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। बाकी आधे स्टूडेंट्स से कहा गया, तुम सिर्फ एक परफेक्ट पॉट बनाओगे और मार्क्स उसकी क्वालिटी पर मिलेंगे। क्लास के आखिर में क्या हुआ?
जिन्होंने क्वांटिटी पे फोकस किया था। उनकी पॉटरी क्वालिटी में भी सबसे बेहतर थी, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करके सीखा, हर बार थोड़ा इंप्रूव किया, हर मिस्टेक ने उन्हें गाइड किया। दूसरी तरफ परफेक्ट बनाने वाली टीम अभी भी प्लानिंग और इमेजिनिंग में अटकी हुई थी। लीन स्टार्टअप का पूरा फिलॉसफी इसी एक लॉजिक पर टिका है, छोटा बनाओ, जल्दी सीखो। एरिक बताते हैं कि स्टार्टअप में दो तरह की सीख होती है, एक जो आपको लगता है कि आपने सीखी और एक जो वास्तव में डेटा ने आपको सिखाई। पहली वाली डेंजरस होती है, दूसरी वाली प्राइसलेस। तो स्टार्टअप का काम ये नहीं कि वो टाइम पास करके कहे चलो गलती तो हुई पर कुछ सीखा। सीख पीछे मुड़कर जस्टिफिकेशन नहीं, आगे का रास्ता बदलने वाला एविडेंस होनी चाहिए। ये चैप्टर हमें बहुत जेंटली लेकिन बहुत स्ट्रांगली ये समझाता है कि अगर आप बिजनेस बना रहे हो पर सीख नहीं रहे हो तो आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे, आप पीछे जा रहे हो। और इसलिए लीन स्टार्टअप का पहला असली मंत्र यही है, प्रोग्रेस लर्निंग। फीचर्स नहीं, आवर्स नहीं, एफर्ट नहीं, बस लर्निंग, वैलिडेटेड लर्निंग। और ये सीख किसी भी स्टार्टअप की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। कमेंट करके बताओ इस चैप्टर से तुम्हें सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिली। चैप्टर 4, एक्सपेरिमेंट। हर आइडिया एक टेस्ट है। कभी आपने गौर किया है, दुनिया में हर बड़ी खोज, हर बड़ा इन्वेंशन किसी ना किसी छोटे से एक्सपेरिमेंट से ही शुरू हुआ। एक टाइनी स्पार्क जो प्रूफ मांगता है, एक छोटा स्टेप जो रियलिटी से पूछता है क्या मैं सही हूं। स्टार्टअप्स भी ऐसे ही होते हैं। हर थॉट, हर आइडिया, हर अजम्पशन जब तक टेस्ट ना हो जाए वो बस इमेजिनेशन है, एक खूबसूरत लेकिन अधूरी तस्वीर। एरिक रियस बताते हैं कि स्टार्टअप में सबसे बड़ा धोखा हमारा अपना दिमाग देता है। हम सोचते हैं कि हमने जो आइडिया सोचा है लोगों को वो पसंद आएगा। हम ये मान लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन दुनिया की कोई बड़ी समस्या हल कर देगा। लेकिन अजम्पशन चाहे कितनी सुंदर क्यों न लगे, जब तक रियलिटी उसे कंफर्म न करे वो सिर्फ एक बिलीफ है। यही कारण है कि स्टार्टअप का हर कदम एक साइंटिफिक प्रयोग की तरह होना चाहिए। जैसे साइंटिस्ट हाइपोथेसिस बनाता है, अगर मैं ये करूं तो ऐसा होगा, और फिर वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। स्टार्टअप का भी यही रास्ता है। आपको अपने हर अजम्पशन को एक छोटे, तेज, मेजरेबल एक्सपेरिमेंट में बदलना है। एरिक इम्वू के अपने दिनों की एक कहानी बताते हैं। वो मानते थे कि यूजर्स एक नई मैसेजिंग फीचर पसंद करेंगे। उन्होंने उसे बनाने में काफी समय और एनर्जी लगा दी। जब फीचर लॉन्च किया, यूजर्स ने उसे लगभग इग्नोर ही कर दिया। उन्हें लगा पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। उन्होंने ट्यूटोरियल बनाया, फिर भी कोई फर्क नहीं। फिर उन्होंने इंटरफेस बदला, लेकिन रिजल्ट वही। तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ उन्होंने फीचर इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें लगा था कि यूजर्स उसे चाहेंगे, लेकिन यूजर्स ने कभी ऐसा कहा ही नहीं था। यह पूरी तरह अनटेस्टेड बिलीफ था। इसी मोमेंट ने लीन स्टार्टअप की सबसे पावरफुल लाइन को जन्म दिया। स्टार्टअप का असली काम परफेक्ट बनाना नहीं, सही अजम्पशंस को जल्दी टेस्ट करना है। और यही दो सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, वैल्यू हाइपोथेसिस और ग्रोथ हाइपोथेसिस। वैल्यू हाइपोथेसिस पूछता है, क्या हमारा प्रोडक्ट सच में वैल्यू देता है? लोग इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे? उनके बिहेवियर में क्या बदलता है? ग्रोथ हाइपोथेसिस पूछता है, नए यूजर्स हमारे प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचेंगे? क्या लोग दूसरों को बताएंगे? क्या हमारा प्रोडक्ट खुद फैलने की क्षमता रखता है? इन दोनों सवालों के जवाब आपके इंट्यूशन से नहीं मिलते, आपको इन्हें एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ता है। ड्रॉपबॉक्स इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। उन्होंने शुरुआत में पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। वे जानते थे कि एक क्लाउड सिंकिंग प्रोडक्ट बनाना काफी मंथ्स लगाता, लेकिन उन्हें यह प्रूव करने की जरूरत थी कि लोग इसे चाहते भी हैं या नहीं। इसलिए उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाया, एक डेमो, जिसमें दिखाया गया कि ड्रॉपबॉक्स कैसे काम करेगा। वीडियो वायरल हो गया,
लाखों लोग वेटिंग लिस्ट में आ गए, यानी वैल्यू हाइपोथेसिस प्रूव हो गया बिना एक्चुअल प्रोडक्ट बनाए। इसी तरह फूड ऑन दी टेबल नाम की कंपनी ने कॉन्सियर्ज MVP का इस्तेमाल किया। उन्होंने शुरुआत में एक पोर्टल, एल्गोरिदम, ऐप कुछ नहीं बनाया, बस एक इंसान, एक शेफ लोगों के घर जाकर उनकी पसंद समझता, रेसिपीज बनाता और किराना मैन्युअली खरीद कर पहुंचाता। ये लोटेक था, मेसी था, पर यह एक्सपेरिमेंट ब्रिलियंट था, क्योंकि यहां उन्होंने हाइपोथेसिस टेस्ट किया, क्या लोग ऐसी पर्सनल ग्रोसरी सर्विस के लिए रेडी हैं? और जब जवाब मिला हां, तब प्रोडक्ट बनाया गया। एक्सपेरिमेंट हमें यह सिखाता है कि प्रोग्रेस अजम्पशन को कंफर्म करने से होती है, प्रोडक्ट पॉलिश करने से नहीं। और जब आप एक अजम्पशन टेस्ट करते हो तो दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो हाइपोथेसिस ट्रू साबित होगा या वो टूट जाएगा। दोनों ही स्थितियों में आप आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए लीन स्टार्टअप बार बार कहता है, चैप्टर कितना भी सुंदर क्यों न लगे, स्टोरी कितनी भी एक्साइटिंग क्यों न हो, स्टार्टअप की असली कहानी नंबर्स और एक्सपेरिमेंट्स लिखते हैं, बिलीव्स नहीं। और इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, हर आइडिया को साइंस की तरह लो, हाइपोथेसिस बनाओ, छोटा एक्सपेरिमेंट करो, रिजल्ट देखो और फिर कामली डिसाइड करो अगला कदम क्या होना चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप वो जगह नहीं जहां आप गेसवर्क से जीतते हैं, ये वो जगह है जहां लर्निंग आपको डायरेक्शन देती है और एक्सपेरिमेंट्स आपको रियलिटी दिखाते हैं। कमेंट में लिखो, इस चैप्टर से तुम्हें सबसे जरूरी बात क्या समझ आई। चैप्टर 5, लीप, सबसे बड़े अजम्पशंस पर विश्वास का छलांग। कभी कभी एक स्टार्टअप की शुरुआत वैसी ही लगती है जैसे समुद्र किनारे खड़े होकर पहली लहर के आने का इंतजार करना। आपको पता नहीं होता कि लहर छोटी होगी या बड़ी, या फिर आएगी भी या नहीं। फिर भी आप कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर कदम न बढ़ाओ तो सफर कभी शुरू ही नहीं होगा। लीन स्टार्टअप यही कहता है कि हर नया वेंचर कुछ बड़ी मान्यताओं, कुछ लीप ऑफ फेथ अजम्पशंस पर टिकता है। वो अजम्पशंस जो आपके प्रोडक्ट की नींव बनते हैं, लेकिन जिन्हें आपने अभी तक साबित नहीं किया होता। ये अजम्पशंस रिस्क भी होते हैं और रास्ता भी। अगर ये सही निकले, स्टार्टअप उड़ने लगता है, अगर गलत निकले, स्टार्टअप गिरने लगता है। इसलिए एरिक रियस कहता है कि स्टार्टअप का पहला असली काम इन रिस्की अजम्पशंस को पहचानना है। एक छोटी सी कहानी इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। मान लो आप पानी बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपके दिमाग में दो मान्यताएं होंगी, लोग पानी खरीदेंगे और आपको उनसे बार बार खरीदने का तरीका मिलेगा। लेकिन अगर पहला अजम्पशन ही गलत हो जाए, मतलब लोग इस तरह पानी खरीदना चाहते ही ना हो, तो दूसरा अजम्पशन इररेलेवेंट हो जाता है। इसलिए सबसे रिस्की अजम्पशन ही सबसे पहले टेस्ट होना चाहिए। इमू में एरी की सबसे गलत लीप यही थी कि यूजर्स अपने फ्रेंड्स को नई 3D मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर आने को कहेंगे। उनका बिलीफ स्ट्रांग था, स्टोरी परफेक्ट थी, प्रोडक्ट कूल था, लेकिन रियलिटी अलग निकली। यूजर्स ने अपने फ्रेंड्स को बुलाने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यह पहला सबक था। अजम्पशन कितना भी सुंदर क्यों न हो, मार्केट उसे वैलिडेट करने से पहले कभी सच नहीं बनता। इस चैप्टर में लीन स्टार्टअप दो सबसे महत्वपूर्ण अजम्पशंस बताता है, वैल्यू हाइपोथेसिस और ग्रोथ हाइपोथेसिस। वैल्यू हाइपोथेसिस ये पूछता है, क्या हमारा प्रोडक्ट सच में वैल्यू देता है? लोग इसे यूज करने के बाद कोई मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट फील करते हैं? ग्रोथ हाइपोथेसिस ये पूछता है, क्या यह प्रोडक्ट खुद को फैलाने की क्षमता रखता है? क्या लोग दूसरों को बताएंगे, वापस आएंगे, दोबारा खरीदेंगे? इन्हें समझने के लिए ड्रॉपबॉक्स का एग्जाम्पल फिर से परफेक्ट है। उनकी पहली बड़ी लीप क्या थी कि लोग क्रॉस डिवाइस सिंकिंग को आसान करने वाले सॉल्यूशन को इंपॉर्टेंस देंगे। उस समय ये अजम्पशन इतनी ऑब्वियस नहीं थी। लोग मैन्युअली फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने में कंफर्टेबल थे। ड्रॉपबॉक्स की टीम ने बड़े कोडबेस बनाने से पहले ये टेस्ट करना चाहा,
इसलिए उन्होंने एक डेमो वीडियो बनाया, बस इतना। और पढ़ते ही यूजर्स ने कहा, हमें ये चाहिए। और यही वैल्यू हाइपोथेसिस प्रूव हो गया। ग्रोथ हाइपोथेसिस भी वही वीडियो प्रूव कर रहा था, क्योंकि वह दोस्तों, फोरम्स, ब्लॉग्स, सब जगह अपने आप फैलना शुरू हो गया। ये लीप सही थी, क्योंकि इसे टेस्ट किया गया। दूसरी तरफ कोडेक गैलरी का एग्जाम्पल अपोजिट था। उन्होंने ये मान लिया कि यूजर्स प्रोफेशनल क्वालिटी फोटो प्रिंटिंग के लिए प्रीमियम अमाउंट देंगे, पर टेस्ट नहीं किया। उन्होंने लाखों डॉलर खर्च कर दिए और बाद में पता चला कि यूजर्स अभी तुरंत प्रिंटिंग की जरूरत के लिए ज्यादा पैसे नहीं देना चाहते। ये गलत लीप थी, और ये गलती इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने अजम्पशन टेस्ट होने से पहले प्रोडक्ट को ही सच मान लिया था। लीन स्टार्टअप का सबसे सुंदर लेसन यही है, सभी आइडियाज इक्वल नहीं होते, लेकिन सभी आइडियाज टेस्ट हो सकते हैं। लीप ऑफ फेथ अजम्पशंस डराते इसलिए है क्योंकि वे आपके पूरे बिजनेस मॉडल के सेंटर में होते हैं, पर इन्हें टेस्ट करके आप अनसर्टेनिटी को क्लैरिटी में बदल देते हैं। ये ऐसा है मानो जमीन धुंधली हो, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट उस धुंध को थोड़ा और खींच देता है और रास्ता साफ होता जाता है। एरिक कहते हैं कि स्टार्टअप की शुरुआत इंट्यूशन से होती है, लेकिन सर्वाइवल साइंस से होता है। आपका आइडिया कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक उसकी सबसे रिस्की अजम्पशंस प्रूव ना हो, वो सिर्फ एक सुंदर सपना है। और यही इस चैप्टर का सबसे मजबूत ट्रूथ है। लीप जरूरी है, लेकिन उस लीप को टेस्ट करने की हिम्मत उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही सीख बताती है कि आपको आगे स्प्रिंट करना है या दिशा बदलनी है। कमेंट करके बताओ, इस चैप्टर से तुम्हें कौन सी लीप ऑफ फेथ अजम्पशन सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी। चैप्टर 6 टेस्ट, एमवीपी बनाओ, दिखाओ और तेजी से सीखो। कभी आपने गौर किया है, हम इंसान किसी भी चीज को परफेक्ट बनाए बिना दुनिया के सामने दिखाना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि अगर थोड़ी और मेहनत कर ले, थोड़ा और पॉलिश कर ले, थोड़ा और परफेक्ट बना ले, तो लोग हमें ज्यादा पसंद करेंगे। स्टार्टअप की दुनिया में यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि स्टार्टअप ऐसे काम नहीं करते। वहां परफेक्ट वर्जन तब तक एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक यूजर उसे हाथ में लेकर ये न कह दे कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। एरिक रियस इस चैप्टर को एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ से शुरू करते हैं। किसी भी स्टार्टअप को अपना पहला वर्जन जितनी जल्दी हो सके दिखा देना चाहिए, और इस पहले वर्जन को वो कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एमवीपी। एमवीपी का मतलब है वो सबसे छोटा, सबसे बेसिक वर्जन, जिससे आप अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकें। कुछ लोग सोचते हैं कि एमवीपी खराब प्रोडक्ट होता है। नहीं, वो इनकम्प्लीट होता है, पर यूजलेस कभी नहीं। वो एक क्वेश्चन है जो मार्केट से आंसर मांगता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे सुंदर कहानी आधारित एग्जाम्पल ड्रॉपबॉक्स का है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट का पूरा सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो पहले पूरा बनाते तो शायद वर्ष लग जाते। उन्होंने सिर्फ एक छोटे से स्क्रीनकास्ट वीडियो से टेस्ट किया, एक सिंपल वॉक थ्रू, जैसे कोई दोस्त कैजुअली बता रहा हो कि देखो ये ऐसे काम करेगा, और प्रतिक्रिया लाखों लोग वेटिंग लिस्ट में आ गए। ये प्रूफ था, ये सिग्नल था, ये नॉलेज था, और ये सब उन्हें प्रोडक्ट बनाए बिना मिल गया। दूसरी तरफ फूड ऑन द टेबल नाम का स्टार्टअप उस समय ग्राउंड पर उतरकर टेस्ट कर रहा था। उनका एमवीपी कितनी कोडिंग से बना था? 0। एक आदमी, एक शेफ, लोगों की पसंद समझता, रेसिपीज बनाता और ग्रोसरीज मैन्युअली खरीद कर देता। ये मेसी था, इम्परफेक्ट था, पर यह प्योर लर्निंग था। यही कॉन्सियर्ज एमवीपी कहलाता है, जहां प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर नहीं होता, प्रोडक्ट सीख होता है। लीन स्टार्टअप ये कहता है कि जब तक यूजर टेस्ट न करे, आपका प्रोडक्ट सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। आप जितना बदलना चाहें बदल सकते हैं, लेकिन असली दुनिया आपको बताएगी कि कौन सा बदलाव सही है। एरिक रियस एक कड़वे सच की बात करते हैं,
कई फाउंडर्स क्वालिटी के नाम पर एक्सपेरिमेंट को डिले करते जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोग रफ वर्जन देखकर जज कर लेंगे, पर सच ये है कि अर्ली अडॉप्टर्स जज नहीं करते। वे क्यूरियोसिटी से ड्रिवन होते हैं। उन्हें परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उन्हें नया और मीनिंगफुल प्रोडक्ट चाहिए। वे फ्लॉज को माफ करते हैं, लेकिन वैल्यू को कभी इग्नोर नहीं करते। इमू में एरिक ने यही मिस्टेक की थी। उन्होंने महीनों तक परफेक्ट बनाते रहने के बाद एक दिन सोचा कि अब यूजर्स इसे प्यार करेंगे, लेकिन यूजर्स कंफ्यूज थे। कुछ समझ नहीं आए, कुछ पसंद नहीं आया, और सबसे पेनफुल ट्रूथ, ज्यादातर लोगों ने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। जब उन्होंने एक छोटा और इम्परफेक्ट वर्जन दिखाया, तब यूजर्स ने बोलना शुरू किया, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बदलना चाहिए। यही असली टेस्ट था, यही लर्निंग शुरू हुई। इस चैप्टर में सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है, एमवीपी एक प्रोडक्ट नहीं, एक सवाल है, और मार्केट उसका जवाब देता है। कुछ लोग डरते हैं, अगर किसी ने आइडिया चुरा लिया तो? एरिक रियस का जवाब बड़ा सादा है, आपका असली डर यह होना चाहिए कि कोई आपका आइडिया चुराएगा नहीं, क्योंकि शायद उसे कोई वैल्यू ही न लगे। मार्केट अटेंशन मिलना स्टार्टअप के लिए सबसे रेयर चीज है। रिएक्शंस मिलना एक प्रिविलेज है, और अगर लोग आपके एमवीपी पर रिएक्ट कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी जीत रहे हो। एमवीपी आपको यह नहीं बताता कि आपका आइडिया अच्छा है या बुरा, वो आपको यह बताता है कि आपकी दिशा सही है या गलत, और डायरेक्शन सही मिल जाए तो जर्नी अपने आप स्मूथ हो जाती है। इस चैप्टर का कोर यही है, परफेक्ट मत बनाओ, सही बनाओ, और सही तभी समझ आएगा जब आप जल्दी टेस्ट करोगे। लर्निंग शॉर्टकट्स ले सकती है, प्रोडक्ट नहीं, और यही लीन स्टार्टअप की असली फिलॉसफी है। इम्परफेक्ट ट्रूथ इज बेटर देन परफेक्ट गेस। कमेंट में लिखो, क्या आपने कभी कोई काम परफेक्ट होने तक रोका है, और क्या इससे आपका ग्रोथ स्लो हुआ? चैप्टर 7, मेजर। असली प्रगति वही है जिसे देखा और साबित किया जा सके। सबसे बड़ी गलती जो कोई भी स्टार्टअप करता है वो ये मान लेना है कि हम अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है, लेकिन फीलिंग्स कभी मेजरमेंट नहीं होती। और स्टार्टअप की दुनिया में जहां अनसर्टेनिटी हर मोड़ पर खड़ी रहती है, आप वही जीतते हो जिसे आप माप सकते हो। एरिक रियस इस चैप्टर में एक बहुत सरल लेकिन ब्रूटल सवाल पूछते हैं, आपको कैसे पता कि आपका प्रोडक्ट बेहतर हुआ है? ज्यादातर फाउंडर्स इसका जवाब देते हैं, हमने कई फीचर्स जोड़े हैं, यूजर्स ने अच्छा कहा, नंबर्स थोड़े बढ़े हैं, लेकिन ये सब कहानियां हैं, डेटा नहीं। एरिक इम्बू के एक पेनफुल मोमेंट का एग्जाम्पल देते हैं। उनकी टीम एक्साइटेड थी, उन्होंने कई नए फीचर्स बनाए थे, और जब एरिक ने पूछा, कैसे जानते हो प्रोडक्ट बेहतर हुआ? टीम ने वही क्लासिक जवाब दिया, कस्टमर्स को पसंद है और नंबर्स बढ़ रहे हैं। पर जब एरिक ने डीपर एनालिसिस किया तो एक शॉकिंग सच सामने आया, नंबर्स बढ़ तो रहे थे लेकिन रीजंस अनक्लियर थे। ये पता ही नहीं था कि ग्रोथ न्यू फीचर की वजह से है, या एक्सटर्नल किसी ट्रेंड की वजह से, या बस रैंडमनेस की वजह से। यही जगह है जहां लीन स्टार्टअप एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, इनोवेशन अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग पैसे नहीं मापती, ये सीख मापती है। ये देखती है कि क्या आप पिछले महीने से आगे बढ़े हैं, सही दिशा में, डेटा के साथ, कहानी के साथ नहीं। इनोवेशन अकाउंटिंग 3 सिंपल स्टेप्स पर चलता है। पहला, बेसलाइन बनाओ, मतलब एक बेसिक एमवीपी लॉन्च करके ये समझो कि यूजर्स अभी कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितने लोग साइन अप करते हैं, कितने वापस आते हैं, कितने परचेस करते हैं, कितने ड्रॉप ऑफ करते हैं। दूसरा, ट्यूनिंग करो, एक छोटी चेंज करो, डिजाइन बदलो, ऑनबोर्डिंग बदलो, प्राइसिंग बदलो, लेकिन एक ही चीज टेस्ट करो और फिर मेजर करो कि नंबर बेटर हुए या नहीं। तीसरा, पाइवोट या परसेवियर डिसाइड करो। अगर नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो दिशा बदलो। ये इतना सिंपल लगता है,
पर फाउंडर्स अक्सर इसे इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रूथ अनकंफर्टेबल होता है और वैनिटी मैट्रिक्स जैसे कुल यूजर्स, डाउनलोड्स, टोटल रेवेन्यू, ये सब सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सच नहीं बताते। एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल स्प्लिट टेस्ट का है। एक स्टार्टअप अपने होम पेज पर 5 नए एलिमेंट्स ले आया, वीडियोस, बैजेस, रिव्यूज, एनिमेशंस, ऑफर्स। उनका सोचना था कि सारे फीचर्स कलेक्टिवली कन्वर्शन बढ़ाएंगे, लेकिन जब उन्होंने A/B टेस्ट किया तो उन्होंने पाया 5 में से सिर्फ एक एलिमेंट यूजफुल था, बाकी सब नॉइस थे। घर जितना सजाओ, अगर बत्ती न जले तो किसी को कुछ दिखता नहीं। इसलिए लीन स्टार्टअप कहता है, एक्शनेबल मैट्रिक्स देखो, अटेंशन सीकिंग नंबर्स नहीं। एक्शनेबल मैट्रिक्स वे होते हैं जो कॉज और इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे अगर आपने ऑनबोर्डिंग सिंप्लीफाई किया तो न्यू यूजर एक्टिवेशन रेट बढ़ा या नहीं, ये कॉज इफेक्ट है। लेकिन अगर आपने नया लोगो बनाया और उसी समय यूजर ग्रोथ बढ़ गई तो ये एक्शनेबल नहीं, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। एक्सेसिबल मैट्रिक्स का मतलब डेटा हर किसी के लिए क्लियर हो। कोहोर्ट एनालिसिस इसका सबसे पावरफुल तरीका है, जहां हर बैच ऑफ यूजर्स को अलग ट्रैक किया जाता है। इससे आपको ये नहीं लगता कि कुल नंबर्स अच्छे हैं, बल्कि ये दिखता है कि आखिर कौन से यूजर्स रह रहे हैं और कौन से जा रहे हैं। ऑडिटेबल मैट्रिक्स यानी डेटा इतना क्लीन हो कि कोई भी एम्प्लॉय उसे वेरीफाई कर सके, क्योंकि अगर ट्रस्ट न हो तो प्रोग्रेस सिर्फ इल्यूजन बन जाता है। इस चैप्टर की सबसे पेनफुल और सबसे सच्ची लाइन है, इफ यू कांट मेजर यू कांट इम्प्रूव। और स्टार्टअप में इंप्रूवमेंट ही सर्वाइवल है। एक मोमेंट सोचो, अगर आपको पता ही नहीं कि आपका प्रोडक्ट किस चीज से बेटर होता है तो आप सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड पहनकर दौड़ रहे हो। शायद आप सही डायरेक्शन में हो, शायद गलत, लेकिन जब तक नंबर्स नहीं बोलते आपको खुद को यह यकीन नहीं होना चाहिए कि आप सच में आगे बढ़ रहे हो। लीन स्टार्टअप आपको यह करेज देता है कि आप खुद को सच दिखा सके, क्योंकि जब आप सच से नहीं डरते तभी आप ग्रोथ से प्यार कर सकते हैं। कमेंट में लिखें, आज आपको समझ आया कि मेजरमेंट आपके काम या बिजनेस में कहां मिसिंग था। पहला हिस्सा यही खत्म होता है, लेकिन शायद यहीं से तुम्हारी असली शुरुआत होती है। अभी तक हमने आइडियाज की चमक के पीछे छुपी हुई सच्चाई देखी, कैसे कोई भी स्टार्टअप सर्टेनिटी से नहीं बल्कि धुंध, सवाल और कंफ्यूजन से शुरू होता है। कैसे स्टार्टअप सिर्फ एक छोटी कंपनी नहीं बल्कि एक इंसानी संस्था है जो एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी में कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही होती है। और कैसे असली प्रोग्रेस फीचर्स और आर से नहीं बल्कि सीख से मापी जाती है। तुमने महसूस किया कि कितना आसान होता है अपने आइडिया से प्यार में पड़ जाना और कितना कठिन होता है उसे ईमानदारी से टेस्ट करना। हमने देखा कि हर अजम्पशन को एक्सपेरिमेंट बनाना पड़ता है, हर बिलीफ को हाइपोथेसिस की तरह रियलिटी के सामने खड़ा करना पड़ता है। कभी लीप ऑफ फेथ अजम्पशंस, कभी एमवीपी, कभी छोटे छोटे टेस्ट्स, ये सब मिलकर तुम्हें एक नई नजर देते हैं। अब तुम सिर्फ बनाने की नहीं, सीखने की भाषा समझने लगे हो। इस पूरे पार्ट 1 में द लीन स्टार्टअप ने तुम्हारे हाथ में एक नया लेंस दे दिया है। अब अगर तुम कोई आइडिया सोचोगे तो सिर्फ ये नहीं पूछोगे कि ये आइडिया कूल है या नहीं, बल्कि ये भी पूछोगे, मैं इसे सबसे छोटे वर्जन में कैसे टेस्ट कर सकता हूं? मैं क्या सीखूंगा? अगर ये गलत निकला तो क्या बदलूंगा? यही माइंडसेट किसी भी ड्रीम को हवाई फैंटेसी से निकालकर एक सॉलिड जर्नी में बदलता है। अब असली सवाल तुम्हारे पास वापस आ चुका है। तुम अपने लाइफ या काम में सबसे पहले किस चीज को एमवीपी की तरह टेस्ट करोगे? कौन सा आइडिया अभी तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है जिसे अब कागज पर नहीं रियलिटी में ले जाने का टाइम आ गया है? कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 1 में तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा लगा कि हाँ, ये तो मेरी जिंदगी पर भी अप्लाई होता है। स्टार्ट, डिफाइन, लर्न, एक्सपेरिमेंट, लीप, एमवीपी या मेजरमेंट। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही सिनेमैटिक,
डीप रिसर्च बेस्ड अंदाज में आगे वाले हिस्से, स्टेयर और ग्रो वाले चैप्टर्स भी तुम्हारे लिए खोल कर रखूं, तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।